हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक राइट, वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज व्हाट यूनिट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 राइट। ओके, सो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, लेट्स हैव अ एक्यूमुलेटेड रिवीजन राइट, जितना हमने अभी कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 2H। ये डेली अपन रिवाइज करते चलेंगे ताकि साथ ही साथ जो है सेक्शंस अपने को याद होते जाए। ठीक है, सेक्शन 2H बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया दोस्तों? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट राइट। इसके बाद 2H के बाद हम सीधा कहां पे आएंगे दोस्तों? 2E पे। तो 2H हो गया कॉन्ट्रैक्ट, देन आएंगे 2E पे। 2E पे क्यों? क्योंकि बोलता है 2H बोलता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? वो 2 कौन बताएगा? 2E बताएगा। तो एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीमेंट। ओके, देन 2E में हमने बोला प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कहां पे हमें समझ में आएगा दोस्तों? बी में। तो बोलता है प्रपोजल विच हैज बीन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉमिस। तो फिर 2B से अपन 2A पे आते हैं और वो प्रपोजल बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर पर्सन राइट हिज विलिंगनेस टू डू और इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रपोजल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये डेफिनेशन कवर हो गई। देन इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 3, दैट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए और बाई एक्ट होना चाहिए। 4 बोलता है व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गेट कंप्लीटेड। तो बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड as against offerer when the acceptance letter is being sent, has been sent by the offeree. Clear? Yes. And okay, the acceptance will be completed as against what? Offeree, when it comes to the knowledge of offerer. Clear or not clear? Yes. Then इसके बाद सेक्शन नंबर 5 बोलता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होएगा दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। at any time before the communication at any time before the completion of communication of acceptance as against what? Offerer. Clear or not clear? Yes. बराबर है ना? ये वाली डेट किसके लिए थी? मैंने बताया था ऑफरर के लिए। ओके, एंड एक्सेप्टेंस एक और कंप्लीट होता है ऑफरी के लिए। वो कैसे बोलेंगे अपन? कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस will be done before as against the offeree right, when it comes to the knowledge of offerer. I hope I am clear or not clear? Yes. तो ऑफरी के लिए कौन सी वाली डेट होगी दोस्तों? when it comes to the knowledge of offerer. and offerer के लिए कौन सी वाली डेट होगी? when acceptance letter has been sent by the ऑफरी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये हो गया 5। ओके, देन 6 क्या बोलता है दोस्तों? व्हेन ऑफर कम्स टू एन एंड। तो ये आपको बताया था मैंने राइट। पीएम की सीडी सीएम लेके, याद आया? यस। 7 मैंने बताया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्या होना चाहिए? ऑफर मस्ट बी सॉरी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ओके, 7 8 एंड 9। तो 7 8 जो है वो एक्सेप्टेंस की बात बोलता है। तो 7 क्या बोलता है? 7 मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड 8 क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड ईदर बाय एक्सप्रेस और बाय इम्प्लाइड। सेम 9 जो बोलता है ऑफर के लिए बोलता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड ईदर एक्सप्रेस वे और इम्प्लाइड वे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो 9 जो है वो ऑफर के लिए, 7 8 जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए है। ओके, 6 जो है ऑफर के लिए। अगेन तो याद रख लेंगे 6 एंड 9 इज फॉर ऑफर, 7 एंड 8 इज फॉर दैट इज एक्सेप्टेंस। हो गया ना? इसके बाद 10 आ गया दोस्तों। नाउ 10, अगर अब मेरी बात आप समझना, 10 बोलता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? all agreement becomes contract if there is free consent, the contract is the agreement is certain right. Okay, then इसके बाद तीसरा बोलता है कि lawful consideration होना चाहिए, चौथा बोलता है lawful object होना चाहिए, फिफ्थ बोलता है agreement expressly not declared void होना चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं जो मिलके क्या बोलती है भैया? कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, जैसे टू पार्टीज होनी चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट मिला के क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना देंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। नाउ
अब मैं आता हूं कहां पे, सेक्शन 10 के आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 10 के जो आगे बढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, इस यूनिट में क्या बोल रहा हूं मैं, इस यूनिट में कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे ध्यान समझिए। 10 तक तो कवर हो गया, यस। नाउ 11 एंड 12 यहां पे अप्लाई होगा, कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सॉरी 22 तक, 22 तक कहां पे कवर होगा, फ्री कंसेंट। देन 23, 24, 25 ये लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2D के साथ, याद आए अगर, 2D के साथ मैंने पढ़ा है, कंसिडरेशन के साथ। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड में क्या क्या आ जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस। तो अब यहाँ पे जो ये जो चैप्टर कवर कर रहा है, ये जो यूनिट कवर कर रहा है, ये सेक्शन नंबर 11 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। बट आज का हमारा जो चर्चा होगा दोस्तों, वो किस में होगा, 11 एंड 12 पे होगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। अब ये बोलता है साहब कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। नो, मेरी बात समझना, ये कॉन्सेप्ट आया कहां पे अप्लाई हो रहा है, किस मुद्दे पे ये अप्लाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला केस स्टडी है ना। तो जब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो अपन उसमें क्या लिखेंगे साहब, किस मुद्दे पे लिखना है, राइट। फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, जब भी लिखते वक्त आएगा ना, यस और नो, यस। क्वेश्चन जो केस स्टडी होगा वो किस फैक्ट पे पूछा गया होगा, ये चीजें अपन फोकस करेंगे यहाँ पे 11 12 में, ठीक है। तो अब 11 12 बेसिकली बोलता है, क्या बोलता है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, आगे बताओ। नंबर 1 फर्स्ट पार्टी, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, ऑफरर, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक ये बेस बन जाएगा तो चैप्टर को समझने में इजी हो जाएगी। ओके, एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड पार्टी है, इसको अपन बोलेंगे दोस्तों ऑफरिंग। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, तीसरा इसमें क्या आएगा, सिर्फ पार्टी का होना सफिशिएंट नहीं है, देयर हैज टू बी ऑब्जेक्ट, है ना, जिसपे अपन डील करने वाले हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे चीजों से है, ठीक है, थिंग और सर गुड्स और सर्विस, राइट, यस। तो फर्स्ट पार्टी अब डील करेंगे, इस चीज से रिलेटेड क्या होना चाहिए अपने पास, कंसिडरेशन, यस और नो। तो ये गुड्स देगा और ये क्या देगा अपना, कंसिडरेशन देगा, बोलो हाँ या ना, बराबर है, नहीं, यहां तक क्लियर है। तो सर ये जब चीजें हो रही है तो ये क्या बन रहा है, एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन आ गया, प्लस इसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, मतलब दोनों के पास ही राइट है और दोनों के ही पास क्या है, ऑब्लिगेशन है ना, राइट बताया था ना, जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सनम, जस्ट इन पर्सनम, यस। तो ये राइट इनके पास था, ऑब्लिगेशन इसके पास है। ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। फर्स्ट पार्टी के पास क्या राइट है, फर्स्ट पार्टी के पास क्या राइट है, जल्दी बोलो पर्स से, पैसा लेने का राइट है। ऑब्लिगेशन क्या है कि कार उसको देना पड़ेगा, जो भी चीज उसको देना वो देना पड़ेगा। सेकंड पार्टी के पास क्या राइट है, यस, वो चीज को लेने का राइट है, देने का ऑब्लिगेशन क्या है, पैसे देने का, है ना। तो दोनों के पास राइट्स है, दोनों के पास ऑब्लिगेशन है, और यही क्या है, कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, यस और नो, यस। तो सर मेरे को आप ये बताओ, ये कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्यों आ गया बीच में, चलो ठीक है, आप समझते हैं। तो एग्रीमेंट बनाते वक्त आपने बोला था कि ये एग्रीमेंट में ये सारी चीजें अगर आ गई, लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, है ना। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं था, राइट। तो यहां पे एक चीज आगे दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए आप, क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, अलग चीज है। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, एग्रीमेंट, मेरी बात ध्यान समझना, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एग्रीमेंट में क्या हो दोस्तों, प्रपोजल हो। नंबर 2, obtain to assent his acceptance, फिर हो एक्चुअल एक्सेप्टेंस। सर ये obtain to assent और एक्चुअल एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है, जैसे सपोज ऑफर ने बोला आई वांट टू सेल माय कार, अब आई वांट टू सेल माय कार, क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं सामने वाले का इसमें जो है जवाब लेना चाहता हूं कि भैया तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, नहीं, ये सिर्फ अपनी इच्छा बता रहा है, आई वांट टू सेल माय कार, राइट। तो
ये जब ऑफर दे रहा है आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, वो सिर्फ अपना इंटेंशन टू सेल द कार बता रहा है, वो एक्चुअल में ऑफर नहीं दे रहा है। एक्चुअल में ऑफर कब होगा, एक्चुअल में ऑफर कब होगा दोस्तों, जब ऑफर के साथ क्या हो, ऑब्टेन टू एसेंट हिज एक्सेप्टेंस हो, राइट। यस, कहने का मतलब क्या होगा, विल यू बाय माई कार, विल यू बाय माई कार। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो 100% वो आंसर देगा यस वेदर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट, ये एटलीस्ट इधर और बेसिस पे एक आंसर आएगा। तो इसको मैं बोलूंगा ये प्रपोजल भी है, उसके साथ साथ ऑब्टेन टू एसेंट है। क्लियर है, इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट है। ओके, अब मैंने बोला विल यू बाय माई कार, तो ये सिर्फ ये दो चीजें सेटिस्फाई हुई, क्या एक्सेप्टेंस आया, नहीं, बोला यस आई एम रेडी टू बाय योर कार एट ₹5 लाख, तो यहां पे अब एक्चुअल एक्सेप्टेंस भी आ गया। समझ में आ गया, विल यू बाय माई कार में सिर्फ ऑब्टेन टू एसेंट गया था, राइट, एक्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं था, राइट। बट उसने जब बोला यस आई एम रेडी टू बाय योर कार, देन डेफिनेटली वहां पे एक्चुअल एक्सेप्टेंस आ गया। आई होप आई एम क्लियर। तो तीनों चीजें चाहिए, विल यू बाय माई कार, यस आई एम रेडी टू बाय योर कार, ओके, बट इतना सफिशिएंट है क्या, नहीं। तो अब यहां पे क्या चाहिए दोस्तों, कंसिडरेशन भी चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है। एग्रीमेंट बोलता है ना भाई, प्रपोजल ये दोनों मिलके क्या बन गया दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, प्रपोजल और ये दोनों मिलके क्या बना, यही इसी को प्रपोजल बोलते हैं ना, यस और नो, यस। और ये प्रपोजल जब एक्चुअली एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया, प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस ने कंसिडरेशन बना दिया तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो अभी इतना होने के बाद सिर्फ एग्रीमेंट बना। ओके, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा, बोलो जरा फटाफट से, जब लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। हाँ या ना, यस और नो, यस। चलो यहां तक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, अब दूसरी बात आती है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो मैं बोलूंगा साहब, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सी अंडरस्टैंड दैट प्रपोजल से कहानी शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्ट तक आ रही है, और फिर मैं बोल रहा हूं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो बोले साहब वैलिड है या नहीं है, ये तो सेक्शन 10 बताएगा। कॉन्ट्रैक्ट है ये मैं बोल सकता हूं बिकॉज यहां पे प्रपोजल है, ऑब्टेन टू एसेंट, हिज एक्सेप्टेंस है, फिर एक्चुअल एक्सेप्टेंस भी है, प्लस कंसिडरेशन है, प्लस लीगल ऑब्लिगेशन है, तो मैं बोल दूंगा कॉन्ट्रैक्ट है। पर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन 10 बताएगा। सेक्शन 10 क्या बोलेगा कि भैया ध्यान से समझना, क्या पार्टी कॉम्पिटेंट है, मतलब 11 एंड 12, 11 एंड 12, फिर फ्री कंसेंट तो 13 से लेके 22 तक, लॉफुल कंसिडरेशन है या नहीं है, तो 23 से लेके 25 तक, और इसके बाद बोलता है एग्रीमेंट एक्सप्रेस क्या बोलता है वो, एग्रीमेंट एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वाइड, मतलब 26 to 30। मतलब सेक्शन 10 ने देखो क्या किया है, सेक्शन 10 ने 11 से लेके 30 तक का पूरा प्रोविजन कवर किया। मतलब ये बोल रहा है जब तक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे के सारे सेक्शन कंप्लाई नहीं होंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो मैं बोलता हूं साहब, मान लो अगर सेक्शन 10 कंप्लाई नहीं हुआ, क्या बोला मैंने, सेक्शन 10 कंप्लाई नहीं हुआ, तो क्या एग्रीमेंट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया मेरा कि नहीं आया, क्या मैं फिर से रिपीट करूं। मैं बोल रहा हूं, अगर समझना मेरी बात को, यहां पे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या वैलिड एग्रीमेंट बोल सकता हूं, हाँ बोलो। जब तक सेक्शन 10 कंप्लाई नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वैलिड एग्रीमेंट, और वैलिड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, there has to be proposal, there has to be intention to obtain the assent, okay, there has to be consideration, there has to be actual acceptance, okay, clear है, there has to be two parties। अभी बोलते हैं कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया, बट अगर कंसिडरेशन, अब मेरी बात ध्यान समझना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रपोजल है मतलब वैलिड प्रपोजल, एक्सेप्टेंस है मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन है मतलब वैलिड कंसिडरेशन,
पर अगर वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा? वाइड। और ध्यान से समझना, अगर ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज, चाहे वो प्रपोजल हो या एक्सेप्टेंस हो, ओके, या कंसिडरेशन हो, कोई भी अगर चीज वैलिड नहीं है तो वो क्या कर देगी? एग्रीमेंट को वाइड बना देगी। मतलब वाइड एब इनिशियो। तो मेरे को आगे एक चीज क्लियर कर लो, एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो कब हो जाएगा? जब ऑफर वैलिड ना हो, जब या एक्सेप्टेंस वैलिड ना हो, या तो कंसिडरेशन वैलिड ना हो। बराबर? हाँ या ना? हाँ। तो अगर ये चीजों पे गड़बड़ी हुई ना, तो एग्रीमेंट, ये जो वैलिड एग्रीमेंट चल रहा था, ये क्या बन जाएगा? वाइड एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा? वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट मतलब जैसे कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। वाइड एब इनिशियो सेक्शन 10 लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि 13 टू जो ये 23 टू 25 कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन अगर लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या बना रहा है? एग्रीमेंट को वाइड बना रहा है दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये 23 टू 25 समझ में कि अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हुआ, राइट, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना। यस और नो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड एग्रीमेंट, और वैलिड एग्रीमेंट मतलब क्या? जब ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन प्रॉपर वैलिड हो, मतलब सेक्शन 10 को लेके चल रहे हो। और अगर सेक्शन 10 को लेके नहीं चला, ध्यान से समझना, तो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, और जो एग्रीमेंट बना था वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो, इतनी क्लैरिटी रख लेना दोस्तों। एक बार जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, और मान लो एक बार कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, मान लो सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 30 तक पूरा सब कुछ हो गया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में, देयर आफ्टर, क्या बोलूंगा मैं? देयर आफ्टर, या तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, या तो क्या हो सकता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पिक्चर क्लियर हो गया सर? अभी ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक बार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब मान लिया कि सब सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 30 तक सब कंप्लाई हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर सेक्शन 10 से लेके 30 तक कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, क्या हो जाएगा? वाइड एब इनिशियो आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है। अभी तो एक जस्ट ऊपर ऊपर आपको पकड़ के दे रहा हूं कि हाँ, ये दिमाग में फिट कर लो। अब इसमें जो होगा ना, 11, 12, 13 से 22, 23 से 25, 26 से 30, कहीं कहीं पे एग्रीमेंट क्या होगा? पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहले वैलिड एग्रीमेंट हुआ, देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर कहीं कहीं पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, कहीं कहीं पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो वो सिचुएशन अपन देखेंगे, बट अभी के लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर सेक्शन 10 कंप्लाई हुआ अच्छे से, मतलब सेक्शन 10 का कंप्लाई होना मतलब सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 30 तक का कंप्लायंस होना, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगा? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब यहां से मेरी कहानी शुरू होती है दोस्तों। अब एक्चुअल में मेरी कहानी यहां से शुरू, अगर इतना बेस बन गया ना, तो कहानी अब लौट चले कहां पे? कॉन्सेप्ट में ना। हाँ, तो अब लौट चले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं दोस्त। ये बताओ, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कहां पे आ रहा है? मेरी बात समझ में आई? सर प्रपोजल तो आपने दिखा दिया, ये रहा एग्रीमेंट, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इसके बीच में प्रपोजल है सर, इसके बीच में ऑब्टेन टू एसेंट हिज एक्सेप्टेंस है सर, एक्चुअल एक्सेप्टेंस है सर, कंसिडरेशन है सर। ये कैपेसिटी टू कहाँ पे आ गया? क्योंकि मैंने बताया था ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? दो पार्टी भी होनी चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? अगर पार्टी ही नहीं होगी तो बताओ प्रपोजल कौन देगा? तो देयर हैज टू बी प्रोमिसर, देयर हैज टू बी प्रोमिसर, प्रोमिसी। हु मेक्स द प्रपोजल इज प्रपोजर, एंड हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज ऑफर ही बोल सकते हैं, प्रोमिस ही बोल सकते हैं। तो देयर हैज टू बी टू पार्टीज, राइट? डेफिनेशन में ही कवर है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ये जो टू पार्टीज है ना, इसके लिए समझ में आ गया होगा 11 एंड 12 लगता है। और मेरे को एक बात बता दो बस आप, अगर ये पार्टीज ने 11 एंड 12 कंप्लाई नहीं किया, तो ये क्या बना देगा? कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बना देगा, या एग्रीमेंट ही वाइड हो जाएगा? बोलो जरा फटाफट से।
हाँ, अगर अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, अगर ये पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं हुई तो सेक्शन 10 क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बना देगा या एग्रीमेंट को ही वाइड कर देगा। आगे बस इतना आंसर दो, फिर मैं आऊंगा जहां पे भी आपका कंफ्यूजन है। सर एग्रीमेंट ही वाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक लाने के लिए टू पार्टी चाहिए, और पार्ट सेक्शन 10 बोलता है 11 एंड 12 के जरिए कि वो पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो अगर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा तो पहली बात तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा क्योंकि पार्टीज क्या है, इनकॉम्पिटेंट है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टी होना जरूरी है, बट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि एग्रीमेंट में अगर पार्टीज इनकॉम्पिटेंट है तो वह एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। और चूंकि एग्रीमेंट ही वाइड एब इनिशियो है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बोल सकते हैं। तो मैं बोलता हूं कि इफ एग्रीमेंट, ध्यान समझना क्रक्स को, इफ एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, contract is always invalid. पिक्चर क्लियर? क्या बोला मैंने? इफ द एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज शैल मैंडेटरीली इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है? यस। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट का होना। और कॉन्ट्रैक्ट इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्रीमेंट ही वाइड एब इनिशियो है। इनफोर्सिबिलिटी भले रहने दो, बट चूंकि एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड हो नहीं सकता। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और चूंकि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा, और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते तब हैं जब कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड रहा हो। इस केस में अगर वाइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है तो याद रखना, ना ही वाइड कॉन्ट्रैक्ट आप बोलोगे ना ही वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। कॉन्ट्रैक्ट अगर बोलना है तो क्या होगा, हमेशा इनवैलिड होगा शुरू से ही। आगे बात समझ। और बेस्ट वर्ड यही होगा, वाइड एब इनिशियो, मतलब वाइड एग्रीमेंट हम बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, वेरी नाइस। अब समझ में आया। तो दोस्तों कॉम्पिटेंट, अगर मैं 11-12 बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, 11-12 मैं बोलता हूं, ओके, और अगर ये लॉफुल कंसिडरेशन आते तो ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तो क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट। और अगर लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉट कंप्लाइड, हमेशा क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा। क्लियर है? यस। 26, मेरी बात ध्यान समझना, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड में मैं 26, 27, 28, 29, 30 लिखा हूं, बट इसमें ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चूंकि ये इसका मतलब ये वाइड एग्रीमेंट, इसका मतलब 11-12 भी कवर है इसमें, 23, 24, 25 भी कवर है। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस, चूंकि ये भी कॉन्सेप्ट वाइड एग्रीमेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट वाइड एग्रीमेंट है, तो ये जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड में आप देखोगे ना, तो 26, 27, 28, 29, 30 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने अभी तक इसको कवर नहीं किया। बट जिसमें 11, 12 एंड 23, 24, 25 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, राइट? तो जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड वाला सेक्शन है अपने आप याद हो जाएगा। सर 11, 12, 23, 24, 25 कवर हो गया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? देखो सेक्शंस में ना मजा है, ठीक है ना? अब हम आते हैं दोस्तों कहां पे, अपने चैप्टर पे। नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ तीन चीजें हो गई। क्या? मेजॉरिटी होना चाहिए, है ना, अनसाउंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। देखो क्या बोलता है, हु अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। मतलब जिस भी लॉ के अंतर्गत आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, उस लॉ के हिसाब से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। सिंपल। तो तीन चीजें, एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड क्या बोल रहा है, यस नॉट डिस्क्वालीफाइड। ये तीन वर्ड याद कर लेते, ठीक है? तो ये बोलते सब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप कॉम्पिटेंट होगे। इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई, मतलब
सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब मेजॉरिटी, मतलब आप माइनॉरिटी में रह गए, तो साहब आप इनकॉम्पिटेंट हो, वाइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट इज वाइड एब। अब पिक्चर, अब जो दिमाग है ना, अब भागेगा, अब दौड़ेगा, अब सोचेगा, अब उसको समझेगा, ठीक है। साउंड माइंड नहीं है मतलब अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है मतलब इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट मतलब वाइड एग्रीमेंट। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब डिस्क्वाल, अब इसका मतलब अगर मैंने बोला नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए, तो बट डिस्क्वालीफाई हो गया, तो क्या हो गया, इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट मतलब वाइड एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर। यस, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब ये बोलते हैं साहब एज ऑफ मेजोरिटी पे पकड़ रहे, तीन चीजें पकड़नी यहाँ पे, जिसमें अभी मैं एज ऑफ मेजोरिटी पकड़ रहा हूं, और पहला पॉइंट क्या बोलता है, अगर एज ऑफ मेजोरिटी नहीं हो रहा है, मतलब वो कहां पे आ रहा है दोस्तों, माइनर। तो अब ये बोलते हैं कि भैया अगर आपको माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ जरा फटाफट से एक बार, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू क्रक्स हैं आपके लिए, वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। चलो ओके, ये रहा दोस्तों कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में। ओके, यस, चलिए यहाँ पे मैं आऊंगा सबसे पहले। ओके, यस, चलिए इसका शॉर्टकट अपन लेते हैं, एंड जहां जहां पे मुझे लगेगा क्रक्स की जरूरत है आपको, तो वो मैं देता चलूंगा। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वाइड एब इनिशियल। लो, पहला पॉइंट तो अपने से ही इसने क्लियर कर दिया कि भैया अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करोगे इट इज ऑलवेज वाइड एग्रीमेंट फ्रॉम द बिगनिंग। का मतलब क्या है, जब एग्रीमेंट बना रहे तो तभी से वो वाइड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचोगे ही नहीं आप। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, चलो दूसरा बोलते हैं नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजर, उसमें कोई भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर आपने एग्रीमेंट माइनर के साथ बनाया है, ठीक है, तो हमेशा वाइड है। और अब अगर आप सोचो कि आप उसको सू कर लो, तो आप सू नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ओके, तो ये बोलते हैं सर अगर मान लो अब 3 साल बाद मैं मेजोरिटी में आ गया, तो क्या आप मुझे सू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो साहब, रेटिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, राइट। यस, तो रेटिफिकेशन अब यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो एक बार अगर आपने माइनर के साथ रिश्ता बना लिया, तो रिश्ता हमेशा के लिए क्या कह रहा है, क्या कहलाएगा, नाजायज रिश्ता कहलाएगा। और वो नाजायज रिश्ता कभी भी जायज नहीं हो सकता है, इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी एज। क्लियर और नॉट क्लियर? वंस नाजायज ऑलवेज नाजायज। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ओके, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, क्योंकि माइनर है तो बॉस अगर आप उसको एग्रीमेंट में ला रहे हो, तो उस एग्रीमेंट में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो ले सकता है। तो बेनिफिट जो माइनर है वो बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, बट किसी भी तरीके का लॉस या किसी भी तरीके का जो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंपनसेटरी लॉस, वो बेयर नहीं करेगा। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। यस, माइनर ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। मतलब वो कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो, कोर्ट उसके अगेंस्ट में, दिमाग में रख लो, आप नहीं जा सकते हो, बट वो जा सकता है कि भैया मैं माइनर हूं, मेरी राइट्स मुझे चाहिए, बात खत्म। वो जा सकता है, आप नहीं जा सकते हो। माइनॉरिटी का दावा वो खुद ठोक सकता है, पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया ये माइनर था, मुझे नहीं पता था, मैंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, मेरा लॉस हो गया, राइट, अब मेरे को ये कंपनसेशन दिला दो। तो नहीं, आपकी कोर्ट नहीं सुनेगा, उसकी कोर्ट सुनेगा। क्लियर? तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, अब क्या हो गया, माइनर था, एक बच्चा भूखा छोटा सा था, 14 साल का था, राइट, तो ठंड से तड़प रहा था, राइट, बहुत गरीब बच्चा था, भूख प्यास से बिलख रहा था। तो एक जो वहां का नगर सेठ था, उसने देखा भाई ये लड़का किसका है, ये तो भूख से बहुत तड़प रहा है, अब उसको खाने की जरूरत थी। सेठ सोचा कि भाई अगर मैं इसको खाने के लिए दे देता हूँ, ठीक है, तो भाई मेरा लॉस है, और अब ये जो है मेरे को बाद में अगर इसके पास पैसा भी आ गया तो ये देगा नहीं, और मैं कोर्ट जा नहीं सकता। ध्यान से मेरी बात समझना, राइट। बट सेठ का जो दिल था वो बहुत अच्छा था, बोले कोई बात नहीं, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, बट ये भूख से मर जाएगा, इसलिए इसको खाना खिला दो, प्यास से मर जाएगा, पानी पिला दो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो इसके लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और अगर उसके जीवन को बचाने के लिए अगर आप उसको भले ही कोई चीज दे रहे हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट,
और आपको अगर लगता है कि बाद में आप रिकवर करना चाहते हो तो आप यस माइनर से नहीं कर सकते, बट माइनर की जो प्रॉपर्टी है, क्या बोला मैंने, माइनर्स की जो प्रॉपर्टी है आप वहां से रिकवर कर सकते हो। ध्यान से समझना, माइनर के केस में दोस्तों दो चीजें रहेगी, एक तो उसका गार्जियन और एक उसकी प्रॉपर्टी। जिसे कौन देख रहा है, गार्जियन देख रहा है। तो माइनर के केस में अगर आप कुछ भी उसके साथ एग्रीमेंट करोगे तो माइनर इज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। पिक्चर क्लियर है? या तो गार्जियन देगा या तो आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हो। पिक्चर क्लियर है? बस यही क्रक्स अब आपको समझना है कि किस किस सिचुएशन में मैं गार्जियन से ले सकता हूं, किस किस सिचुएशन में मैं माइनर की प्रॉपर्टी से ले सकता हूं, मैं माइनर से कभी नहीं ले सकता। तो अब इसमें दो चीजें होंगी, या तो आपके साथ एग्रीमेंट, सपोज मान लो मिस्टर एक्स है, एक्स के साथ, एक्स जो है एग्रीमेंट की किसके साथ बना सकता है, माइनर के साथ या उसके गार्जियन के साथ। तो अगर एक्स के साथ एग्रीमेंट माइनर बनाता है तो क्या सिचुएशन होगा, एक्स को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, किन सिचुएशन में मिल सकता है, किन सिचुएशन में नहीं मिल सकता है। और अगर माइनर ने एग्रीमेंट नहीं किया है, किसने किया है, गार्जियन के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या उस केस में माइनर रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो क्या गार्जियन रिस्पॉन्सिबल होगा, गार्जियन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो क्या माइनर की प्रॉपर्टी से ले सकते। देखो इतना सारा जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन गया है इस सिचुएशन में, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप दिमाग में फिट कर लेना दोस्तों, कि माइनर के केस में आप कब जो है प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो, मतलब रिकवरी कर सकते हो। देखो ये पूरा सिचुएशन आप लिखना चाहो लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय माइनर, अब ये एक्स के साथ एग्रीमेंट में कौन आ रहा है, माइनर आ रहा है। ठीक है, मतलब एक्स ने एग्रीमेंट किसके साथ बनाया, माइनर के साथ बनाया, फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी ऑफ गुड्स, नेसेसिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। याद रखना, नॉर्मली माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, बट यस अगर आप नेसेसिटी के लिए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर चाहे मिस्टर एक्स जो मेजॉरिटी में है पैसा अपना रिकवर करना, तो माइनर के स्टेट से रिकवर कर सकता है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो जब भी नेसेसरी वर्ड आएगा, और ये जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सेक्शन 68 है, क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर के साथ जो आप एग्रीमेंट बना रहे हो ना नेसेसिटी ऑफ गुड्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 में है। तो सेक्शन 68 भी यहीं पे कवर कर दिया मैंने आपको। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नेक्स्ट, अगर अदर देन नेसेसिटी ऑफ गुड्स है फॉर अदर पर्पस, तो वाइड एब इनिशियो रहेगा, माइनर्स स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने सिंपल सा बोला है कि भाई नेसेसरी केस में वैलिड है, अदरवाइज वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। अच्छा, अगर एज एन एजेंट फॉर पार्टनर, अच्छा माइनर एग्रीमेंट बना रहा है एक्स के साथ बट एज एन एजेंट ऑफ गार्जियन, तो इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि एजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट को, और पेरेंट कौन है, मेजॉरिटी, कॉम्पिटेंट है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट इस केस में अगर एजेंट बना हुआ है, पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पेरेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है? माइनर की प्रॉपर्टी से नहीं जाएगा पेमेंट, रिकवरी नहीं होगी, पेरेंट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर? बट चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने बनवाया, पेरेंट ने बनवाया, खुद जाके नहीं बनवाया, तो अपन बच्चे को भेज दे, बोले जाके ऐसा लेते आना, उसने बोला पापा ने मंगाया है करके, है ना, किसने मंगाया है, पेरेंट ने मंगाया, गार्जियन ने मंगाया, दे दो, तो उसने बोला हाँ साहब गार्जियन ने मंगवाया। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब बच्चा गया है एज एन एजेंट बन के, राइट, अब कुछ भी सामान खरीद रहा है वो, राइट, अब किराने की दुकान से उसने कुछ भी खरीद लिया साहब, सपोज समझ लो एक्सपेंसिव चीजें खरीद ली, ठीक है, तो उस केस में अब क्योंकि नेसेसिटी तो थी नहीं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और इस केस में जो पेरेंट है अपने जेब से अपनी कमाई से पैसा जो है वो देंगे। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन खुद एंटर कर रहा है, अब बच्चे को नहीं भेज रहा है, बट माइनर के बिहाफ पे फॉर नेसेसरी ऑफ गुड, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और माइनर की ही प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। पिक्चर क्लियर है? हाँ, अगर गार्जियन जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने बट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, और कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द स्कोप असाइंड बाय कोर्ट टू सच पेरेंट, मतलब माइनर के बेनिफिट के लिए है बट नेसेसिटी नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर इस केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनर की प्रॉपर्टी, क्योंकि आप बेनिफिट किसका है, यहां पे माइनर का बेनिफिट है, और कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द स्कोप असाइंड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने बोला हुआ कि ऐसी चीज के लिए करना है। आ रहा है बात समझ में? यस, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी बात ध्यान समझना, माइनर ने इस बार एग्रीमेंट नहीं बनाया,
इस बार किसने एग्रीमेंट बनाया है? पेरेंट ने बनाया है। किसके बेनिफिट के लिए? माइनर के बेनिफिट के लिए। तो एग्रीमेंट वैलिड होगा, पर पैसा अगर वो नहीं देगा, मेरी बात ध्यान से समझना, पैसा अगर उसको नहीं देगा तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, पैसा अगर वो देता भी है तो किसकी प्रॉपर्टी से दे सकता है? वो माइनर की प्रॉपर्टी से दे सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। देखो, अगर माइनर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप समझो, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अगर माइनर खुद जा रहा है एग्रीमेंट करने अपनी बेनिफिट के लिए तो वाइड एब इनिशियो है, बट अगर पेरेंट जा रहा है माइनर के बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट करने तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो माइनर की प्रॉपर्टी से देगा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है दोस्तों? गार्जियन बना रहा है, नेसेसिटी भी नहीं है और माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं है, खुद अपने पर्सनल पर्पस के लिए बना रहा है। क्लियर? यस। बस ये दिखा के मैं माइनर के लिए ले जा रहा हूं, राइट, बट उसमें माइनर का कोई बेनिफिट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा क्योंकि गार्जियन बना रहा है, पर इसकी जो रिकवरी होगी वो गार्जियन खुद रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। तो दीज आर द सिचुएशन, राइट, जहां पे नेसेसिटी की बात आएगी तो नेसेसिटी में सिर्फ वाइड एब इनिशियो समझ में आ गया होगा जब माइनर खुद एग्रीमेंट बना रहा हो अदर देन नेसेसिटी, तभी वाइड एब इनिशियो, अदरवाइज सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड है। वाह, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। इसका क्रक्स आप कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ओके, ठीक है, चलो, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज आ गया। यस, आगे चलते हैं। बस ये पूरा क्रक्स मैंने वहां पे दे दिया, अब आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन ये भी कवर हो गया। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, A minors agreement being absolutely void, there can be no question of the specific आप माइनर से परफॉर्मेंस की बात कर ही नहीं सकते हो, बात खत्म हो गया। नो इंसॉल्वेंसी, अरे यार माइनर के साथ एग्रीमेंट करना ही वाइड एग्रीमेंट है तो सॉल्वेंसी का प्रश्न कहां आता है? चाहे वो सॉल्वेंट हो या इनसॉल्वेंट हो, आप उससे पैसा नहीं ले सकते हो, तो सॉल्वेंसी का क्वेश्चन ही राइज नहीं हो सकता। क्या पार्टनरशिप में जा सकता है माइनर? जा सकता है, पर बेनिफिट के लिए सिर्फ। आगे बात समझ में? लॉस वो जो है बेयर नहीं करेगा। क्लियर? यस। माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो ले सकता है, लॉस उसके आप शेयर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? यस। माइनर कैन बी एन एजेंट, यस, अभी अभी मैंने बताया, यस, अपने पेरेंट का एजेंट हो सकता है। ओके, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। क्या बोल रही है? इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन इवन फॉर नेसेसरीज, बाइंड नहीं कर सकता वो। क्लियर? द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो पेरेंट कब रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? अपनी प्रॉपर्टी से देने के लिए दो ही जगह रिस्पॉन्सिबल हुआ था। अगर आप देखना चाहो तो मैं फिर से दिखा सकता हूं। यस, देखो, एक गार्जियन यहां पर रिस्पॉन्सिबल हुआ था और एक गार्जियन जो है यहां पर रिस्पॉन्सिबल हुआ था, बाकी गार्जियन कहीं पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक तो अगर गार्जियन ने क्या किया है, माइनर जो है एज ए एजेंट बन के गया पेरेंट गार्जियन का, तो गार्जियन रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, गार्जियन ने अपनी बेनिफिट के लिए कोई काम किया हो तो गार्जियन इंपॉर्टेंट है। तो अगर माइनर से रिलेटेड कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, गार्जियन कब रिस्पॉन्सिबल होगा? जब उसको एजेंट बना के भेज रहा है, अदरवाइज गार्जियन कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा क्रक्स आ गया। पहला क्रक्स क्या था कि अगर माइनर अदर देन नेसेसिटी ऑफ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वाइड एब इनिशियो है। नंबर 2 क्रक्स क्या है? गार्जियन सिर्फ दो ही सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, अगर वो अपने बेनिफिट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, राइट, और दूसरा, माइनर को एजेंट बना के कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तभी गार्जियन रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज गार्जियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खत्म होगी बात, एकदम सिंपल ना? यस। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, ठीक है। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अब पेरेंट और माइनर दोनों साथ में गए मार्केट में, तो माइनर ने चॉकलेट खरीद ली और गार्जियन ने बहुत सारा सामान खरीद लिया, ठीक है। तो अब जो माइनर ने सामान खरीदा, मेरी बात ध्यान से समझना, उसका पेमेंट कौन करेगा? एग्रीमेंट तो वो माइनर गया तो माइनर भी बना रहा है ना सामान खरीद के, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? एडल्ट विल बी लायबल। इस केस में पर्सन जो है, गार्जियन जो है वही लायबल रहेंगे। आगे बात समझिए। तो अगर कोई ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, माइनर एंड एडल्ट दोनों मिलके कुछ सामान ये खरीद रहे, कुछ सामान ये खरीद रहे, तो जो छोटे मोटे उसने सामान खरीदे उसका पेमेंट कौन करेगा?
adult करेगा. I hope I am clear. Yes. So where there was a joint purchase by two purchasers, one of them was minor. It was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. I hope I am clear. Yeah. Surety for a minor. In a contract of guarantee, when an adult stands surety for a minor, then he is liable to third party as there is direct contract between the surety and the थर्ड पार्टी. ठीक है, तो अगर कोई श्योरिटी ले रहा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल, मिस्टर एक्स गारंटेड फॉर द परचेज ऑफ मोबाइल फोन बाय क्रिश अ माइनर. क्या बोल रहा है, एक्स ने गारंटी दे दी, श्योरिटी दी ना, श्योरिटी दे दी कि बाबा क्रिश मोबाइल खरीद रहा है, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा. मेरी बात समझ में आ गया. तो इस केस में जो है अगर श्योरिटी बन रहा है, गारंटर बन रहा है माइनर का, तो फिर आप उसे पर्सनली जो है कलेक्ट कर सकते हो. माइनर एज अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर द कंपनी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. आई होप आई एम क्लियर. यस, बट अ माइनर में एक्टिंग दो हिज लॉफुल गार्जियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू हिम. क्या मतलब बोल रहा है ये, बट अ माइनर में become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. कहने का मतलब वो शेयर होल्डर बन सकता है, बट उस केस में क्या होना चाहिए, शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए. और पेमेंट कौन करेगा, गार्जियन करेगा. समझ में, कहने का मतलब क्या है, आप ठीक है नाम के लिए आप बना दो, बट पेमेंट कौन करेगा, गार्जियन ही करेगा. आई होप आई एम क्लियर. यस, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. यस, इस केस में अब इसका मतलब है ना, माइनर है ना, तो आप किसी का भी मर्डर कर दोगे या चोरी कर लोगे, है ना, या डाका डाल दोगे, तो साहब आप बच जाओगे. नहीं साहब, आप उसके लिए लाइबल रहोगे, आपके लिए बाल सुधार जेल है, वहां पे आपको डाल दिया जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. यस, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ साउंड माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आ जाओ, इसको भी एक फटाफट से देख लेते हैं. साउंड माइंड, माइनर तो हो गया, माइनर इतना ही है, ठीक है. चलो, नाउ अनसाउंड माइंड. ये देखो अनसाउंड माइंड, ये सब लोग कौन है, अनसाउंड माइंड है दोस्तों, है ना, जिनके दिमाग से आवाज नहीं आती है, वो अनसाउंड माइंड है. ओके, नो, जस्ट जोकिंग. ओके, अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग काम नहीं करता है दोस्तों. अब दिमाग कई तरीके से काम नहीं कर सकता है, तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, कोई भी व्यक्ति हमेशा पागल नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति हमेशा पागल नहीं होता है ना, पर्टिकुलर टाइम पे पागल हो सकता है. और कोई भी व्यक्ति हमेशा समझदार नहीं हो सकता है, वो किसी टाइम पे पागल भी हो सकता है. क्या बोला मैंने, दोनों चीज बोली थी, समझना अच्छे से. क्या बोला मैंने, कोई भी पागल हमेशा पागल नहीं होगा, किसी टाइम पे समझदारी वाली बात कर सकता है. और कोई भी समझदार व्यक्ति हमेशा समझदार नहीं हो सकता है, कभी कभी पागल भी हो सकता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना. तो अब देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज है, क्रक्स सीधा बात करता हूं. ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये लोग हमेशा क्या है, ऑलवेज अनसाउंड, हमेशा हमेशा पागल है, एकदम घोषित पागल है. तो इनके साथ कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. यूज आलिया भट्ट मैडम है, यूजुअली अनसाउंड रहती है, ओकेजनली साउंड है. अगर से सपोज, ठीक है, शुरू शुरू में, अभी तो बहुत होशियार हो गई, शुरू शुरू में जब आई थी तो लोग ऐसे ही बोलते थे, यूजुअली कुछ भी बात करती थी. ठीक है, तो ये मैंने तब का वो बनाया हुआ था. ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभी इसको अपन चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बट चलिए, केस के हिसाब से मैं बोलता हूँ यूजुअली अनसाउंड है. अगर तो जिस समय यूजुअली अनसाउंड है उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बट अगर ओकेजनली किसी दिन उसने लगा कि हाँ भाई मेंटल स्टेट ठीक है इसका, तो उस समय आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इन्फोर्सेबल रहेगा. बट अगर यूजुअली अनसाउंड रहती है, तो उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. यस, अब ये शाहरुख खान जी हैं, ये यूजुअली साउंड रहते हैं, तो जब भी ये साउंड है तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो. अगर ओकेजनली अनसाउंड माइंड हो गए, मेरी बात ध्यान से समझता, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. समझ में आया कि नहीं आया. तो जो ऑलवेज अनसाउंड है उसके साथ तो कभी नहीं बना सकते, और जो आदमी यूजुअली अनसाउंड है, कभी कभी साउंड हुआ है, तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड है उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इन्फोर्सेबल रहेगा. और जो साउंड माइंड है और अगर वो ओकेजनली अनसाउंड हो गया, तो बस उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ, बाकी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इन्फोर्सेबल रहेगा. कंप्लीट हो गया. ये देखो, दिख रहा है ना. हाँ, ये ओकेजनली अनसाउंड, शाहरुख जी, उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने का. समझ में आ रहा है क्या. हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लोग. ठीक है. हाँ, नाउ डिस्क्वालिफाइड पर्सन. अब ये देखो, डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन होते हैं.
तो इसमें 5 आते हैं डिस्क्वालीफाइड। तो अब समझ में आ गया। तो टोटल इस चैप्टर में कितने तरीके की पार्टीज हो गई? एक तो माइनर पार्टी हो सकती है, दूसरी ऑलवेज अनसाउंड है, और एक जो है यूजुअली साउंड है बट ओकेजनली अनसाउंड है, और एक पार्टी ऐसी हो सकती है जो यूजुअली अनसाउंड है, ओकेजनली साउंड है। ठीक है, पिक्चर क्लियर कर लो किससे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, किससे नहीं बनाना है। और तीसरा आता है जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन, उनको 5 तरीके से विभाजित किया गया है। नंबर 1, फॉरेन सॉवरेनर्स एंड एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट। पिक्चर क्लियर कर लो यहाँ पे। ओके, कुछ केस स्टडी थी यहाँ पे, ये केस स्टडी में डिस्कस कर लूंगा, ये क्लियर हो जाएगा आपका। चलो, नाउ फॉरेन सॉवरेनर्स एंड एम्बेसडर्स की बात कर रहा हूं, मतलब विदेशी राजा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विदेशी राजा, विदेशी दुश्मन। कॉर्पोरेशंस मतलब कंपनीज, कन्विक्ट्स मतलब कैदी, एंड इंसॉल्वेंट दिवालिया। 5 लोग, ये 5 लोग जो हैं डिस्क्वालीफाइड है। पहला, सच पर्सन किंग ऑफ फॉरेन कंट्रीज, विदेशी राजा, कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैन इन्फोर्स देम इन इंडियन कोड। हाँ देखो क्या क्या मजे ले रहे हैं। बोल रहे विदेशी राजा जो है इंडियन बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और वो चाहे उस बंदे को इंडिया के कोर्ट में ही सू कर सकता है। पर जो इंडियन बंदा है, अगर वो केस करना चाहे किसके खिलाफ? विदेशी राजा के खिलाफ। कहां पे? इंडिया में, तो वो नहीं कर सकता। समझ में आ गया? क्योंकि मेरी बात समझ में आ गई? यस, क्योंकि इंडियन बंदे के लिए वो बंदा कौन है? डिस्क्वालीफाइड बंदा है। आई होप आई एम क्लियर। यस, हाउएवर अ सूट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट देम इन द इंडियन कोर्ट्स विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर आपको उनके अगेंस्ट में केस करना है इंडिया में, तो पहले केंद्र सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड इसका लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। तो अगर विदेश में जाके अगर आप वहां की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, तो पहले आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस, राज्य के अंदर कोई काम कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट से, और अगर देश के बाहर अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पिक्चर क्लियर है? ये देख लो यहाँ पे, बहुत अच्छा केस स्टडी था, मैंने इसको जस्ट यहाँ पे जस्ट एनिमेट किया हुआ है। किंग ऑफ फॉरेन कंट्रीज जो है, ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कोर्ट अगेंस्ट एम। एम है पर्सन रेसिडेंट इंडिया, किंग ऑफ फॉरेन कंट्रीज थे। ठीक है, तो इसके साथ एग्रीमेंट किया, और अगर मिस्टर एम ने कुछ भी गड़बड़ की विदेशी राजा के साथ, तो विदेशी राजा उसको इंडिया में ही कोर्ट में घसीट सकता है। ओके ठीक है, पर अगर विदेशी राजा ने कुछ गड़बड़ किया तो एम को आगे सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मोदी जी ने बोला अगर भाइयों और बहनों, अगर इस विदेशी राजा ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है, पकड़ के लाओ इसको कोर्ट पे, तो आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एम कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कोर्ट अगेंस्ट फॉरेन किंग विदाउट परमिशन ऑफ सीजी। तो सीजी से परमिशन ले लो, फिर करते रहो। अब मेरी बात ध्यान समझना, कैन मिस्टर एम सू एक्स फॉरेन किंग इन इंडियन कोर्ट विदाउट परमिशन ऑफ सीजी? जल्दी बोलो फटाफट से, और सबका आंसर आया होगा यस या नो। कैन मिस्टर एम सू एक्स फॉरेन किंग इन इंडियन कोर्ट विदाउट परमिशन ऑफ सीजी? नो सर, नहीं कर सकता है। अरे कर सकता है, क्योंकि वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे एक्स। एक्स तो सब समझते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, वही एक्स की बात कर रहा हूं, मतलब पहले था अभी नहीं है। तो जो पहले था अब राजा नहीं है, तो नॉर्मल सिटीजन हो गया, और नॉर्मल सिटीजन के अगेंस्ट पे आप विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ सीजी कर सकते हो। यस, एज ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल फॉरेन सिटीजन। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही गेम है यहाँ पे फॉरेन सॉवरेन्स का। तो यही एक बढ़िया सा केस स्टडी था, मैंने यहाँ पे पिकअप किया इसको और आपके सामने पेश किया है। अब समझ में आ गई होगी बात? यस, चलिए आगे चलते हैं। एलियन एनिमी, पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल। तो अगर ये बोलते हैं एलियन एनिमी कौन होता है? सबसे पहले जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा हो, डिशुम डिशुम चल रहा हो, राइट, तो वो जो डिशुम डिशुम वाली कंट्री है ना, उसके साथ फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। तो ये बोलते हैं एन एलियन इज अ पर्सन हु इज अ फॉरेनर टू द लैंड। ही में एलियन फ्रेंड हो सकता है, एलियन एनिमी हो सकता है। हाउएवर सूट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट देम इन द इंडियन को विदाउट द दैट इज प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे वो फ्रेंड हो या एनिमी हो, आप उसके अगेंस्ट कोई केस कर नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट ना। दूसरा क्या बोलता है? इफ द सॉवरेन स्टेट ऑफ द एलियन इज एट पीस विद द कंट्री ऑफ
स्टे ही इज एन एलियन फ्रेंड। उसके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ सू वगैरह करना है तो परमिशन ले लेना। इफ द सॉवरेन और स्टेट ऑफ द एलियन इज एट वॉर ओके विद द कंट्री ऑफ स्टे ही इज एन एलियन एनिमी। एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बस पिक्चर क्लियर कर लो। द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम आर गवर्न बाय द फॉलोइंग रूल्स, और अगर करना है राइट तो फिर उसके लिए जो है यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। किधर गया? माइनर माइनर आपके इंस्टीट्यूट पे आई थिंक डिस्क्वालिफाइड वाला नहीं दिया है क्या? ये रहा। बिसाइड माइनस पर्संस ऑफ अनसाउंडेड देयर आर आल्सो अदर पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्सन वाइड इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। एलियन एनिमी की बात कर रहा है यहाँ पे, एलियन एनिमी की बात कर रहा है यहाँ पे, आई थिंक नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? यस। एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अब इसमें 2-3 कंडीशंस थी, वो ज्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर, बस ये याद रखना जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो वो एलियन एनिमी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, चलो डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एलियन एनिमी थी बट कॉन्ट्रैक्ट के बाद एलियन एनिमी नहीं है तो आप कर सकते हो, बट सू करने के लिए परमिशन चाहिए, बस बात खत्म। जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय वो एलियन फ्रेंड थे, बराबर है। बाद में क्या हो गए? एलियन एनिमी हो गए। बाद में क्या हो गया? एलियन एनिमी। जैसे ही एलियन एनिमी हुए कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ तो फिर क्या होएगा? अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? और उसके अलग पेनाल्टी, फाइन, इंप्रिजनमेंट अलग लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो पहले था आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एलियन दोस्त था, पर अब जो हो गया दुश्मन हो गया, तो जिस समय पे जिस मूवमेंट पे दुश्मन हो गया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। भाई हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम कैंसिल कर। उस समय अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो कोई किसी को कंपनसेट नहीं कर सकता है, सू नहीं कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? पर अगर आपने फिर भी नहीं किया, लालची बने रहे पैसे के चक्कर में और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा, क्लियर है दोस्तों? यस। तो क्या होएगा? अब अगर उस पार्टी ने धोखा दे दिया तो आप कंपनसेट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अब आप जब कंपनसेट नहीं कर सकते, कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो, और अगर कोर्ट को पता चल गया राइट आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर जो है फाइन, पेनाल्टी, प्रोसिक्यूशन वो सब लग सकता है। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट, याद रखना। क्लियर है? एलियन एनिमी के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे तो पेनाल्टी और इंप्रिजनमेंट भी आएगा। बस कॉर्पोरेशन, बस इसमें याद रख लेना 2 चीजें, ठीक है। कि भैया अब यहाँ पे जो कंपनी होती है ना, कंपनी का जो एग्रीमेंट होता है वो एमओए एओए होता है, ठीक है। तो एमओए के हिसाब से अगर आप चल रहे हो, अल्ट्रा वायर्स नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या रहेगा? वाइड रहेगा। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द स्कोप है तो वाइड है ना। और अगर आपने कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं किया, स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट, तो अगर उसमें कुछ पावर्स दिए और आप बियॉन्ड द पावर्स जाके बियॉन्ड द पावर्स जाके उस दिए गए स्पेशल एक्ट में काम कर रहे हो तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब विद इन द पावर रहोगे तो वैलिड है, बियॉन्ड द पावर रहे तो वाइड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रही है। ओहो, हेलो हेलो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं ना आपने एमओए के साथ एग्रीमेंट किया था, जब तक आप विद इन द पावर थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट द मोमेंट आपने क्या किया, बियॉन्ड द पावर गए तो क्या होगा? वाइड, क्योंकि पहले वैलिड था अब कैंसिल हुआ, देयर आफ्टर। याद आ गया? यस। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस, बहुत बढ़िया। पहले वैलिड था ना, तो जब पहले एक बार वैलिड हो गया तो अब 2 ही ऑप्शन है, या तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाइड एग्रीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड हो चुका था। आई होप आई एम क्लियर। यस। कन्विक्ट्स, अपराधी है, सजा हो गई उसको, ठीक है। तो यस, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरिंग इंप्रिजनमेंट है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और आफ्टर इंप्रिजनमेंट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। खत्म। इंसॉल्वेंट, ड्यूरिंग इंसॉल्वेंट अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वाइड है, और अगर आफ्टर रिमूवल ऑफ इंसॉल्वेंसी अगर कर रहे हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप आई एम क्लियर। यस, इसी के साथ हमारा जो है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आई एम क्लियर। बोलो ना जरा फटाफट से। ओके, नाउ केस स्टडी पे आ जाते हैं जल्दी से फटाक से। ओके, ज्यादा केस स्टडी नहीं है यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, आज फटाक से चार केस स्टडी हैं, छोटी छोटी केस स्टडी है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में आपका लूंगा, ठीक है। और पांच केस स्टडी है, चलो आ जाओ। हार्डली आपको 15-20 मिनट और लूंगा।
ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कैसे लिखना, तो 5 पॉइंट, फैक्ट ऑफ द केस एंड इशू ऑफ द केस, ये आप क्वेश्चन से डिसाइड कर लेना, ठीक है। और 3 चीजें क्या, पहला प्रोविजन, दूसरा एनालिसिस एंड तीसरा फाइनल आंसर। सिर्फ वर्ड यूज करना, फाइनल आंसर। कंक्लूजन आप नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड द थिंग, यू कैन जस्ट गिव योर फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं फाइनल वर्डिक्ट, यू आर नॉट द जज of the high court or supreme court, so you cannot give your verdict, no one is interested in your verdict, right? So always write what, final answer. Clear or not clear? Yes, being a student you can give your answer, that's all about. Okay, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है examine the validity of the following contract as per the Indian Contract Act giving reasons. Okay fine, तो अब मेरे को ये देखना है कौन से यूनिट का क्वेश्चन है। तो ये बोलता है एक्स एजेड 16 ईयर्स, अब समझ में आ गया होगा। हाँ, चूंकि 16 ईयर्स है, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब 10 के साथ क्या चलेगा, 11 एंड 12 चलेगा। समझ में आ गया बात? यस। ये बोलते हैं बोरोड लोन ऑफ ₹50,000 फॉर हिज पर्सनल पर्पस। ओके, लोन लिया इसने पर्सनल पर्पस के लिए, फॉर फ्यू मंथ्स लेटर ही हैड बिकम मेजर। ओके, 16 से 18 का हो गया, एंड कुड नॉट पे बैक द अमाउंट बोरोड ऑन ड्यू डेट, द लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। बोलो जरा फटाफट से, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। कौन सा पॉइंट लगेगा यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सा पॉइंट लगेगा कि अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हो बाय शोइंग व्हाट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, राइट, एंड देयर आफ्टर इफ पर्सन वांट्स टू रिकवर द अमाउंट और थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइनर व्हेन ही is under 18, right? So after attaining 18 age, right, you cannot recover that amount. तो सिंपल लैंग्वेज में देखो बोल रहे हैं एवरी पर्सन, सबसे पहले इसने बोला सेक्शन 11 बोलता है कि भैया आप सिर्फ उसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जो क्या है, कॉम्पिटेंट है, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है, अटेनिंग व्हाट 18 इयर्स एज, और क्या हो, एंड क्या हो, साउंड माइंड हो, एंड क्या हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, 68 भी आगे याद है, मैंने बताया था नेसेसिटीज के लिए। तो अब ये एक तो इसने सेक्शन 11 कवर कर दिया, क्या कवर कर दिया, सेक्शन 11 कवर कर दिया, ठीक है। सेक्शन 11 कवर किया, ओके। सेक्शन 11 में क्या बोला कि भैया ये 3 कंडीशन, फिर सेक्शन 68 क्या बोलता है, नेसेसिटीज, याद आया कि नेसेसिटीज, नेसेसिटीज के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, बट अगर अदर देन दैट कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वाइड एब इनिशियो होगा और आप उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते। इसका मतलब आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड। वर्ड रेटिफिकेशन वाला याद है, नो रेटिफिकेशन, नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया नाजायज तो नाजायज, बात खत्म, कभी भी जायज नहीं हो सकता है, राइट। और इसके 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 अंतर्गत आप जो है उससे कोई भी पैसा रिकवर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे बोलता है सेक्शन 68 क्लेम फॉर नेसेसरीज, अगर नेसेसरीज की बात है तो इन्फोर्सेबल है, अदर देन दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ इन्फोर्सेबल नहीं होगा इन द प्रेजेंट केस। अब ये एनालिसिस आ गई, X the borrower was minor at the time of taking the loan, therefore the agreement was void ab initio. आ गया, attaining majority thereafter will not validate the contract nor X can ratify it. वर्ड आ गया, आया या नहीं आया? तो अब बताओ इस सेक्शन के लिए कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन 11 आप पूरा 3 लाइन में बता दो। सेक्शन 11 3 चीज बोलता है, मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी की बात कर रहा था, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोल दो मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी होना जरूरी है, ठीक है। बाकी का 2 है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो साउंड माइंड, एंड नंबर 3 नो डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। इफ नॉट, ये वर्ड रहेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इफ नॉट देन क्या हो जाएगा, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनइंफोर्सेबल। इनमें से कोई एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दूसरी बात भी लिख देना, सेक्शन 68 इन्फोर्सेबल सिर्फ किसके केस में होगा, ओनली इन केस ऑफ नेसेसिटी, प्रोविजनिंग ऑफ नेसेसिटी, करेक्ट। तीसरा
नो रेटिफिकेशन अलाउड, बस नो रेटिफिकेशन अलाउड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से यस। तो इस केस में दोस्तों क्या होएगा, क्योंकि पर्सनल पर्पस था, नेसेसरीज नहीं थी, तो ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। नंबर 1 देखो इसने क्या पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा वो लिखना जरूरी है। क्या बोल रहा है, कुड नॉट पे बैक फॉर फ्यू मंथ, लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट। ये क्वेश्चन पूछा है, लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट, तो कैन ही फाइल अ सूट, नो ही कैन नॉट फाइल। ये वर्ड आना चाहिए जो क्वेश्चन में है वो आंसर में आना चाहिए। लेंडर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ द लोन एज इट इज नॉट enforceable by law. I hope I am clear. Yes. Question number 2. Examine with reason that the given statement is correct or incorrect. Minor is liable to pay for the necessaries supplied to him. जल्दी बोलो फटाफट से, necessaries word आ गया तो क्या liable होगा? Yes? No. माइनस की प्रॉपर्टी लाइबल है, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। बताया था ना सेक्शन 68। तो इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन, 10, 11, 12 और 11, 12 के साथ क्या एक क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, सेक्शन 68 लग रहा है। आई होप आई एम क्लियर। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3, सृष्टि अ माइनर फाल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज। लो, इसने अपना एज मिस रिप्रेजेंट किया, मजे लिए इसने, एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में घुस गई विद एन ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर गुप्ता, owner of SP laptops, for purchase of laptop on credit amounting rupees 60,000 for purchasing a laptop। अब ये वर्ड याद नहीं था, तो माइनर दिया है तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो चैप्टर है ये कॉम्पिटेंसी टू द पार्टी से, ठीक है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, फॉर परचेजिंग लैपटॉप ऑन 1 अगस्त 2021 शी प्रॉमिस्ड टू पे बैक द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। मैं क्वेश्चन क्या लिखा है मैं ये भी नहीं बोल रहा, आंसर भी नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा बोल रहा। क्या, सबसे पहला सेक्शन 11 डिफाइन कर दो, सेक्शन 12 डिफाइन कर दो कि भाई इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, बराबर है। देन सेक्शन नंबर 68 ये भी डिफाइन कर दो कि भाई अगर नेसेसरी के तो ही, नेसेसिटी के लिए तो ही इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज इन्फोर्सेबल नहीं होगा, बराबर है क्या? यस। तो 11, 12, 68 ओके, एंड 10 की आप लिंक कर सकते हो कि भैया अगर कॉम्पिटेंट है तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वाइड एब इनिशियो हो जाएगा, ये सेक्शन 10। इतना पॉइंट तो सिर्फ सेक्शन 10 से आएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। चलिए ठीक है, बाकी की चीजें जो है वो नेक्स्ट सेशन पे करते हैं। थैंक यू।